हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। मैं नायरा स्वागत करती हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल नायरा स्टडी हब पर। फ्रेंड्स, आज हम लोग सस्वर वाचन को कंप्लीट करेंगे। उससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने मौन वाचन को कंप्लीट किया। मौन वाचन यानी कि बिना आवाज किए शांतिपूर्वक ढंग से पढ़ने को क्या कहते हैं? तो मौन वाचन कहते हैं। यानी कि जब चीज़ों को माइंड में ही पढ़ा जाता है बिना आवाज़ किए, बिना किसी को डिस्टर्ब किए, तो क्या हो जाता है? तो मौन वाचन हो जाता है। ये जो वाचन हो जाता है ये बड़े बच्चों के लिए हो जाता है, क्योंकि छोटे बच्चे क्या हैं, जब तक तेज से नहीं पढ़ेंगे तब तक उनकी गलतियों को कैसे बड़े जानेंगे और उनमें कैसे सुधार करेंगे। लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाता है, बड़े क्लास में पहुंच जाता है, तो उसको चीज़ों का ज्ञान हो जाता है। फिर उसके बाद वो मौन वाचन करने लगता है। इसमें यह भी बेनिफिट होता है कि अगर आप सस्वर वाचन करते हैं तो 170 वर्ड तक पढ़ पाते हैं, लेकिन जब मौन वाचन करते हैं तो लगभग 200 से ऊपर शब्दों को आप पढ़ पाते हैं, ठीक है ना। और जो आपके पास में बैठे हैं वो लोग भी डिस्टर्ब नहीं होते हैं। तो इन चीज़ों के बारे में हम लोगों ने जाना। उसके बाद देखिए, मौन वाचन के उद्देश्यों को देखा, यानी ज्ञान, कौशल, रुचि, अभिवृत्ति, इन सब चीज़ों को हम लोगों ने डिटेल में जाना। उसके बाद मौन वाचन से क्या लाभ होते हैं इनको हम लोगों ने जाना। आज देखिए फ्रेंड्स, हम लोग सस्वर वाचन को कंप्लीट करेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें। और फ्रेंड्स देखिए, जो क्लास होती है वो अपने फ्रेंड्स में शेयर करना ना भूलें, जिससे उनको भी बेनिफिट मिल सके। तो चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं सस्वर वाचन, यानी स्वर सहित पढ़ते हुए अर्थ ग्रहण करने को सस्वर वाचन कहा जाता है। सस्वर वाचन के अंतर्गत वर्णमाला के वर्णों को पहचानना, उनको शुद्ध उच्चारण के साथ उचित गति में पढ़ना आदि क्रियाएं सम्मिलित की जाती हैं। सस्वर पठन की प्रारंभिक अवस्था होती है। बालक जब बोलता है यानी बोलना प्रारंभ कर देता है तो उसे सर्वप्रथम बोल बोल कर पढ़ने का अभ्यास कराया जाता है। देखिए यहाँ पे क्या चीज बताई जा रही है कि जो सस्वर वाचन होता है वो बच्चों को कैसे सिखाया जाता है। जैसे वर्णमाला का ज्ञान उनको, जैसे मान लीजिए आ से ज्ञा तक लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो बच्चों को कैसे सिखाया जाता है? तो उनको एक एक वर्ड तेज गति में, यानी जैसे आ से ज्ञा तक लिखा हुआ है तो उनको तेज आवाज में, गति तो नहीं कहेंगे, आवाज में उनको पढ़ाया जाता है, जैसे शिक्षक पढ़ा रहे हैं और बच्चे पढ़ रहे हैं। तो यही तो होता है ना सस्वर वाचन, उनको देखकर और उनका उच्चारण करना। और बच्चा जब छोटा होता है तो उसको कैसे सिखाया जाता है? उसको बोलकर ही तो सिखाया जाता है, सस्वर वाचन ही तो कराया जाता है ना, क्योंकि बच्चा भी कुछ तो नहीं जानता। अभी बच्चा छोटा है, अपने घर से भी आया है, अभी वो मातृभाषा सीख के आया है, अब वो विद्यालय में आया है। जब विद्यालय में आता है तो बच्चा सामाजिकरण करता है। अब वो बच्चा सामाजिकरण कर रहा है, शिक्षा ग्रहण कर रहा है, यानी शिक्षा को प्राप्त कर रहा है। तो जब आप तेज तेज से पढ़ेंगे, कोई भी चीज है, मान लीजिए आप कविता पढ़ा रहे हैं, तो जैसे पढ़ा रहे हैं मछली जल की रानी है, तो बच्चा भी कहता है मछली जल की रानी है। फिर आप बताते हो जीवन उसका पानी है, तो बच्चा भी बोलता है जीवन उसका पानी है। इस तरह से आप कविता को कंप्लीट करते हैं, यानी कि तेज आवाज में, और बच्चे सुन सकें और बच्चों को आप भी बोलते हुए सुने। जिससे ये होता है कि अगर बच्चा गलती करता है तो आप उस गलती को पकड़ के फिर से रिपीट कराते हैं कि नहीं बेटा, यहाँ पे ये चीज नहीं है, यहाँ पे इस तरह से बोलते हैं। तो इसके ये फायदे हो जाते हैं कि आप समझ जाते हैं कि बच्चा क्या चीज सही बोल रहा है और क्या चीज गलत बोल रहा है। तो यहाँ पे यही चीज हो जाती है कि बच्चा तेज तेज आवाज से चीजों को पढ़ता है और सीखता है। अब देख लेते हैं इसके उद्देश्य क्या होते हैं। तो सस्वर वाचन के उद्देश्यों को हम निम्नलिखित क्रम से संगठित कर सकते हैं। तो इसमें आपका ज्ञान हो जाता है, कौशल हो जाता है, रुचि हो जाती है, अभिवृत्ति हो जाती है। ज्ञान यानी जब बच्चा कोई चीज पढ़ेगा तो उसको उस चीज का ज्ञान ही तो होगा। उसके बाद कौशल, उसको कौशल होंगे। जैसे कितने कौशल होते हैं? जैसे 4 कौशल होते हैं ना, सुभोपाली, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना हो जाता है ना। तो बच्चा सबसे पहले क्या करता है? सुनता है, उसके बाद बोलता है,
है ना, सुनकर बोलता भी है और फिर पढ़ता भी है और उसके बाद लिखता भी है। तो ये कौशल हो जाते हैं। उसके बाद रुचि, अगर बच्चे में रुचि होती है तभी तो वो अच्छे से पढ़ पाएगा। अच्छा आप बताएं, अगर आपको रुचि नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है कोई चीज़ पढ़ने में, मान लीजिए आप ये क्लास कर रहे हैं और आपको डीएलएड में इंटरेस्ट नहीं है, तो क्या आप क्लास अटेंड करेंगे? नहीं अटेंड करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको रुचि ही नहीं है। और जब आपको रुचि होगी तो आपको उसके बेनिफिट भी नज़र आएंगे कि हमें डीएलएड करना है, उसके बाद हमें सीटेट कंप्लीट करना है, उसके बाद हमें सुपर टेट में एक सीट तो प्राप्त कर ही लेनी है। तो इस तरह से जब आपको रुचि होगी तब आप अच्छे से पढ़ाई भी करेंगे, ठीक है ना। फिर इसी तरह से अभिवृत्ति हो जाती है, यानी देखिए ज्ञान, कौशल, रुचि और अभिवृत्ति हो जाते हैं। उसके बाद आपका देख लेते हैं सास्वर वाचन के प्रकार। तो सास्वर वाचन के मुख्य 2 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 2। तो उसमें सबसे पहले आपका हो जाता है पठनकर्ताओं की संख्या के आधार पर। इसमें है पठनकर्ताओं की संख्या के आधार पर सास्वर वाचन 2 प्रकार के होते हैं। इसमें व्यक्तिगत वाचन हो जाता है और सामूहिक वाचन हो जाता है। व्यक्तिगत वाचन का मतलब ये होता है कि अध्यापक पढ़ रहे हैं और बच्चे सिर्फ सुन रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं, तो उसमें क्या हो जाता है? व्यक्तिगत वाचन हो जाता है। जैसे मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप बोल नहीं रहे हो, आप सुन रहे हो, आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, लेकिन आप बोल नहीं रहे हो, आप सुन रहे हो। उसके बाद देखिए सामूहिक वाचन हो जाता है। सामूहिक वाचन जैसे अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं और बच्चे फिर वही चीज़ को रिपीट कर रहे होते हैं। जैसे कहते हैं, जैसे कोई भी कविता बच्चे पढ़ रहे हैं, यानी टीचर पढ़ा रहे हैं और बच्चे क्या कर रहे हैं? फिर से उसको रिपीट कर रहे हैं, यानी कि क्या कर रहे हैं? वो सामूहिक वाचन कर रहे हैं। अब हो जाता है कक्षा शिक्षण की दृष्टि से। तो कक्षा शिक्षण की दृष्टि से सास्वर वाचन 3 प्रकार का होता है। कौन कौन से? तो आदर्श वाचन हो जाता है, अनुकरण वाचन हो जाता है, संवेद वाचन हो जाता है। आदर्श वाचन जो अध्यापक वाचन देते हैं वो आदर्श वाचन कहलाते हैं। अनुकरण वाचन यानी बच्चे जो अध्यापक को बोलते हुए देखते हैं, अध्यापक जो पढ़ाते हैं उसी का बच्चा अनुकरण करता है, ठीक है ना। और संवेद वाचन भी इसी तरह से आपका हो जाता है। उसके बाद सास्वर वाचन से लाभ। तो हिंदी शिक्षण में सास्वर वाचन से निम्नलिखित लाभ होते हैं। इसमें देखिए यहाँ पे होते हैं, होता है मतलब कि एक हो जाता है, होते हैं, ठीक है ना, होते हैं। इसमें विद्यार्थी का उच्चारण शुद्ध होता है, इनकी झिझक दूर होती है और वे अच्छे कार प्रभावशाली वक्ता और सफल अभिनेता बनते हैं। यानी देखा होगा आपने, जो बच्चे अच्छा बोल लेते हैं, जैसे एक ही क्लास में मान लीजिए 30 बच्चे हैं, तो सभी बच्चे क्या एक जैसे होते हैं? नहीं होते हैं। अध्यापक एक होता है, सबको शिक्षा बराबर देता है, ऐसा तो नहीं अध्यापक बच्चों में भेदभाव करता है। अगर क्लास में 30 बच्चे हैं तो सभी को बराबर मानता है, क्योंकि उसकी नज़र में कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होता जिसको ये कि इसको हम ज़्यादा माने, इसको हम ज़्यादा ज्ञान दे, इसको कम दे, ऐसा नहीं। वो क्लास में जाता है, सबको बराबर शिक्षा देता है, ठीक है। अब उसमें कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एक ही बार में चीज़ों को सीख जाते हैं और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 2 से 3 बार भी चीज़ों को रिपीट किया जाए फिर भी वो नहीं समझ पाते हैं, है ना। तो इस तरह से बच्चे हो जाते हैं। लेकिन उसमें कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो बहुत अच्छे से फोकस करके सीखते हैं। वो बच्चे आगे चलकर क्या बनते हैं? वो सफल वक्ता बन जाते हैं, अभिनेता बन जाते हैं। क्योंकि आपने कुछ लोगों को देखा होगा, आपने जैसे कहा कि कोई कहानी, जैसे मान लीजिए कि अध्यापक पे आप नोट्स लिखें या अध्यापक पर कोई एक निबंध लिखें, तो कुछ बच्चे तो इतना अच्छा लिख देंगे कि मतलब आप सोचते ही रह जाएंगे कि इतना अच्छा भी बच्चे लिख लेते हैं। और कुछ बच्चे क्या करेंगे? सिर्फ आपको ये कि हाँ इतने बजे आते हैं, इतने बजे जाते हैं, इस तरह से पढ़ाते हैं और इस तरह के कपड़े पहने हुए थे, इस तरह से कपड़े पहन के आते हैं, उनका ऐसा लिबास है। लेकिन कुछ लोग बड़ा अच्छा इंट्रोडक्शन डाल के और उनका हर एक चीज़ पॉइंट टू पॉइंट लिखते हैं, जिससे ये होता है कि देखने में भी बड़ा अच्छा लगता है कि बच्चे इतना अच्छा भी लिख लेते हैं। तो ये हो जाता है। तो सभी एक जैसे नहीं होते हैं, कुछ बहुत अच्छा लिख लेते हैं, कुछ थोड़ा अच्छा लिखते हैं और कुछ सिर्फ अच्छा ही लिखते हैं, है ना। क्योंकि बच्चों की लिखावट को तो ये नहीं कह सकते कि वो बुरा लिखते हैं, क्योंकि बच्चों को जब सिखा रहे हैं तो वो बुरा थोड़ी ना लिखेंगे, वो लिखेंगे अच्छा ही, लेकिन कुछ बहुत अच्छा लिखते हैं। उसके बाद आपका सेकंड हो जाता है उच्चारण शुद्ध होने पर शब्दों को लिखने में अशुद्धियाँ नहीं होती। अब बच्चों ने जब सास्वर वाचन से सीखा, उसके बाद जब लिखने में
जब उन्होंने लिखा तो जब जैसे तेज गति से कोई चीज पढ़ रहे हैं तो अगर कोई गलती है तो उसको पकड़ लिया जाता है। अब जब पकड़ लिया जाता है तो उसमें सुधार किया जाता है, और जब हर चीज सुधरी हुई होती है, हर चीज में सुधार होता है, तो उसमें गलतियां नहीं रह जाती हैं। तो इससे ये भी फायदा होता है कि अशुद्धियां नहीं रह जाती हैं। उसके बाद आपका 3rd नंबर पर हो जाता है छात्रों की मौखिक एवं लिखित दोनों प्रकार की भाषाओं में सुधार होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो लिखित है उसमें भी सुधार होता है और जो मौखिक है उसमें भी सुधार होता है। क्यों? क्योंकि देखिए वही चीज की मौखिक हम जैसे आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, और आप पढ़ रहे हो तो क्या है, एक एक लफ्ज दुरुस्त है। दुरुस्त का मतलब एक एक लफ्ज राइट है, और यहाँ पे अगर रॉन्ग होता तो आप भी रॉन्ग सीखते हैं ना। तो जब सस्वर वाचन किया जाता है, तेज गति से पढ़ा जाता है। तेज गति का मतलब ये नहीं कि आप बहुत स्पीड में पढ़ दे एक्सप्रेस ट्रेन की तरह, ये नहीं होता है। ये होता है चीजें समझ में कितनी आई, वहां पे होता है कि आप शुद्ध वाचन भी कर रहे हो, अच्छे तरीके से पढ़ भी रहे हो, आपको चीजें भी समझ में आ जाए, और जो चीजें आप लिख रहे हैं वो भी, उसमें भी शुद्धियां हो, अशुद्धियां ना हो। तो जब आप इस तरह से वाचन करेंगे तो जब पढ़ने में शुद्धियां होंगी तो लिखने में भी शुद्धियां होंगी, अशुद्धियों का कोई सवाल ही नहीं उठता है। उसके बाद आपका हो जाता है जब विद्यार्थी शिक्षक का अनुकरण कर स्वयं सस्वर वाचन करते हैं तो उनके पठन कौशल का विकास होता है। अब विद्यार्थी बच्चों को पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए कोई कविता पढ़ा रहे हैं, कोई पाठ पढ़ा रहे हैं, है ना। जैसे मान लीजिए बच्चों को तो खेल खेल में शिक्षा दी जाती है और इसी तरह से बच्चे सीखते हैं। मान लीजिए शिक्षक क्या कर रहे हैं, शिक्षक खरगोश और कछुए की कहानी पढ़ा रहे हैं और बच्चे अच्छे से उसको समझ रहे हैं और उसको जान रहे हैं, उसके बारे में ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। अब जब बच्चा बताएगा तो उसी ही लैंग्वेज में बताएगा, उसी ही भाषा में बताएगा, कोई त्रुटि नहीं होगी। यानी कि शिक्षक जो बता रहे हैं उनका अनुकरण करके, यानी नकल करके बच्चा उसी तरह से करता है, तो क्या होता है, पठन कौशल का इसमें विकास हो जाता है। अब उसके बाद हो जाता है अनिवार्य संस्कृत में लेखन। तो जितना पढ़ना अनिवार्य होता है उतना लिखना भी होता है, कि जब आप पढ़ने में आप में दुरुस्तगी होगी, यानी कि आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपका लेखन भी अच्छा होगा। यहाँ पे आपका हो जाता है अनिवार्य संस्कृत में वाचन सिखाने के साथ साथ लिखना सिखाने के कई लाभ हैं। प्रथम लाभ यह है कि देखना, सुनना तथा करना, ये तीनों क्रियाएं लिखने के साथ साथ चलती हैं, अतः लिखना और पढ़ना एक दूसरे में सहायक हो जाते हैं। द्वितीय लाभ यह है कि लिखने को शारीरिक, पढ़ने को रोचक बना देती है। यानी क्या है, जब आप अच्छे से पढ़ेंगे तो अच्छे से लिख भी पाएंगे, और जब कोई गलतियां नहीं होती हैं, कोई कमियां नहीं होती हैं, तो बच्चा और उसका बड़ा मन लगता है कि हम अच्छा से लिख लेते हैं, हम अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो वो और आगे बढ़ने की कोशिश करता है ना। यही तो हो जाता है। उसके बाद देखिए लेखन का अर्थ, इसको समझ लेते हैं। जब व्यक्ति अपने भाव विचारों को लिखकर अभिव्यक्त करता है तो उसे लेखन कहा जाता है। अनिवार्य संस्कृत भाषा के लेखन की प्रचलित व सर्वमान्य विधि देवनागरी लिपि है। देवनागरी लिपि में हिंदी एवं संस्कृत की ध्वनियां की बनावट एवं उच्चारण में अत्यंत सूक्ष्म अंतर है, इसलिए छात्रों को हिंदी भाषा का ज्ञान होने के बाद भी उनमें संस्कृत लेखन में गलतियां हो जाती हैं, यह स्वाभाविक है। संस्कृत लेखन संबंधी त्रुटियों को कम करने के लिए छात्रों को लेखन अभ्यास कराने की बहुत ही आवश्यकता है। अब देखिए हिंदी क्या है, क्या आप समझते हैं बहुत आसान सब्जेक्ट है। जैसे बहुत लोग कहते नहीं हम ये सब्जेक्ट कंप्लीट कर ले, ये सब्जेक्ट कंप्लीट कर ले, हिंदी तो बाद में देख लेंगे, लेकिन हिंदी बहुत ही टफ सब्जेक्ट होता है। मतलब उनके लिए नहीं जो पढ़ते हैं, जो नहीं पढ़ते हैं उनके लिए, जो ये कहते हैं हिंदी का क्या, मैं तो बिना पढ़े ही एग्जाम दे आऊंगा या दे आऊंगी, मैं उनके लिए बता रही हूँ। इसमें छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखा जाता है, ये भी समझना होता है। अनुनासिक क्या होता है, अनुसार क्या होता है, हलंत क्या होता है, पूर्ण विराम कहाँ पे लगाना है, आपको अर्ध विराम कहाँ पे लगाना है, क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्न चिन्ह कहाँ पे लगाना है। ऐसा तो नहीं है कि आपने शिरोरेखा नहीं खींची, आपने ऐसे ही वर्ड लिख दिया, ठीक है। आपको क्या लग रहा है छोटी छोटी सी बिंदियां, छोटी छोटी सी लाइन इतने इंपॉर्टेंट होते हैं? जी हाँ, ये इतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। ये जो छोटी छोटी बिंदियां, छोटी छोटी लाइन, ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। हिंदी में इनका बहुत ही महत्व है। तो जब आप इनका अच्छे से ज्ञान प्राप्त कर लेंगे तभी आपकी हिंदी अच्छी होगी। और ये भी आप लोगों को पता है कि संस्कृत
क्या है, संस्कृत से ही हिंदी बनी है ना। तो जाहिर सी बात है कि जब संस्कृत और हिंदी एक ही तो है, उसमें कुछ फर्क है। तो जब उसी की वो कहते नहीं कि जननी है, तो उसमें और वो अब आप संस्कृत सीख रहे हैं तो आप सोचते हैं कि संस्कृत बहुत टफ है, लेकिन जब आप सीखेंगे तो आपको आसान लगेगी, लेकिन जब आप नहीं सीखेंगे तब तो भाई आपको कठिन ही लगेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये चीज़ हो जाती है। उसके बाद लेखन के सामान्य उद्देश्य निम्न है। लिखने की शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य बालक को इस बात की योग्यता प्रदान करना है कि वह अपनी भावनाओं और अनुभूतियों को लिखकर अपने शब्दों को व्यक्त कर सके। यानी लिखने का क्या है, यहाँ पे ये बताया गया है कि अपनी योग्यता को और अपनी भावनाओं और अनुभूतियों को लिखकर अपने शब्दों में व्यक्त कर सके। मान लीजिए आप कोई चीज़ अपने बारे में बताना चाहते हैं, ठीक है, या तो आप लिखकर उसको बता सकते हैं ना। जैसे हमने ये नोट्स बनाए और आप लोगों तक ये पहुंचाने थे, है ना, आप लोगों तक पहुंचाने हैं क्योंकि आपकी क्लासेस कंप्लीट करवानी है, तो मैंने लिखकर ही तो प्रकट किया ना, तो यहाँ पे ये हो जाता है। उसके बाद बालकों में पढ़कर, सुनकर या मौखिक भाषा के माध्यम से जिन शब्दों का अर्जन कर लिया है उसका प्रयोग कर उन्हें अवसर देना चाहिए। इस प्रकार छात्र इन शब्दों का प्रयोग करना सीख सकते हैं। अब हो जाता है लेखन के विशिष्ट उद्देश्य, इसको देख लेते हैं। लेखन के विशिष्ट उद्देश्य को हम निम्न प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। ज्ञान संबंधी उद्देश्य, इसमें देख लेते हैं क्या है, तो छात्रों को लिपि, शब्द भेद, सूक्ति, लोकोक्ति और मुहावरे का ज्ञान कराना। यानी वही चीज की देखिए, ज्ञान संबंधी उद्देश्य में क्या है कि छात्रों को क्या, जैसे लिपि, भाई ये क्या है, ये देवनागरी लिपि है, शब्द भेद, सूक्ति, लोकोक्ति, मुहावरे, इन सब का ज्ञान बच्चों को अच्छे से कराना हो जाता है। उसके बाद छात्रों को शब्दों की शुद्ध वर्तनी, वाक्य संरचना के नियम, विराम चिन्हों, संधियों एवं समासों का प्रयोग एवं साहित्य की विभिन्न विधाओं, उनकी विभिन्न लेखन शैलियों का ज्ञान कराना। यानी यहाँ पे क्या बताया गया है कि देखिए, शुद्ध वर्तनी बच्चों को जब आप सिखाएंगे तो शुद्ध वर्तनी ही तो सिखाएंगे। वाक्य रचना, किस तरह से वाक्य रचना किया जाता है, विराम चिन्ह कहाँ पे, कौन सा चिन्ह प्रयोग किया जाता है, पूर्ण विराम कहाँ पे लगाया जाता है, अर्ध विराम कहाँ पे लगाया जाता है, योजक चिन्ह कहाँ पे लगाया जाता है, क्वेश्चन मार्क कहाँ पे लगाया जाता है। योजक चिन्ह तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड सब में तो पढ़ते चले आए ना। योजक चिन्ह जब किसी को जोड़ना होता है किसी वर्ड को, तो और जैसे प्रश्न चिन्ह, ये इससे तो आप लोग स्टार्टिंग से ही परिचित है ना, कहते हैं पहले दिन से ही परिचित है। उसके बाद आपका पूर्ण विराम हो जाता है, और उसके बाद अल्प विराम हो जाता है, अर्ध विराम हो जाता है। देखिए इस तरह से एक विराम हो जाए, ये हो जाता है, तो अल्प विराम, ये आपका अर्ध विराम हो जाता है। इस तरह से बच्चों को क्या करना है, तो ज्ञान प्रदान करना है। उसके बाद कौशल संबंधी उद्देश्य, छात्रों को शुद्ध उच्चारण, उचित आरोह अवरोह एवं समय पूर्वक सास्वर पठन करने और पूर्ण मनोयोग के साथ मौन पठन करने में निपुण करना है। अब इसमें क्या कह रहे हैं कि आरोह अवरोह, जैसे आप कोई कविता पढ़ रहे हैं कोई, तो ये नहीं है कि एकदम से आप एक स्पीड में जैसे चेन्नई एक्सप्रेस आ गए फटाफट पढ़ते चले गए, ऐसा भी नहीं। या आप ठहर के पढ़ रहे हैं कोई चीज़, जैसे हमको ये पढ़ना है मनोयोग, तो माँ खाली, ना में ओ की मात्रा, या में ओ की मात्रा, गा खाली, तो कैसा लगा, आपको भी नहीं अच्छा लगा, आप कहोगे कैसे मैडम पढ़ा रही हैं, है ना। तो ये चीज़ हो जाती है। तो इस तरह से तो नहीं, तो इसमें क्या है, आरोह अवरोह पर भी ध्यान दिया जाता है, गति पर भी ध्यान दिया जाता है कि किस गति में पढ़ाया जाए, ना तो बहुत तेज गति में पढ़ाया जाए, ना तो बहुत धीमी गति में पढ़ाया जाए, है ना। और अगर आप बहुत तेज गति में, जैसे कोई आपको पढ़ा रहा है, तो आपको चीज़ें समझ ही में नहीं आएंगी, और अगर आपको बहुत धीमी गति से पढ़ा तो उसमें आपको इंटरेस्ट ही नहीं आएगा। तो कहते हैं ना, हर चीज़ एक लेवल में अच्छी लगती है, हर चीज़ बीच की हो। बीच का मतलब होता है कि कहते नहीं नॉर्मल हो, ना ज़्यादा कोल्ड हो, ना ज़्यादा क्या हो, ना ज़्यादा गर्म हो, यानी हॉट हो, है ना। तो वही वाली चीज़ हो जाती है कि नॉर्मल हो। जैसे आप पानी पीते हैं, तो जैसे कोई कहता है कि आपको कोल्ड चाहिए कि वार्म चाहिए, तो आप क्या कहते हो कि नहीं नॉर्मल चाहिए। तो हर चीज़ नॉर्मल बेस्ट होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये चीज़ हो जाती है। उसके बाद देखिए, छात्रों की विषयानुसार भाषा शैली का प्रयोग करने और अपने विचारों को तार्किक क्रम में अभिव्यक्त करने में निपुण करना।
यानी यहाँ पे क्या कहा गया कि विषयानुसार अपने विषय में छात्रों को क्या होता है, भाषा शैली का प्रयोग करने और अपने विचारों को तार्किक क्रम में अभिव्यक्त करने में निपुण करना, कि बच्चों को कितना आया वो तर्क वितर्क कर सकता है। अब जैसे कोई आपने कहानी सुनाई, बच्चों को बताई, बच्चों ने उसका अध्ययन किया, ठीक है, अब बच्चों ने आपसे क्वेश्चन भी करना स्टार्ट किया, अगर ऐसा है तो अगर ऐसा ना होता, अगर ऐसे से ऐसा होता। मान लीजिए आपने कोई कविता सुनाई, मान लीजिए कि कौवे की आपने कहानी सुनाई, जो प्यासा कौवा, तो जिसने क्या क्या था, घड़े में कंकड़ डाले थे उसका पानी। तो बच्चे देखिए हैं, बच्चे कोई भी सवाल कर सकते हैं, बच्चे ये भी कह सकते हैं कि वो ऐसे चला जाएगा, कहीं नदी वदी में पी लेगा, है ना। बच्चे हैं, वो कोई भी जवाब दे सकते हैं, आप उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते। तो उसमें उसके तर्क, वो क्या है, वो अपनी तर्क शक्ति का यूज कर रहा है, क्योंकि उसके माइंड में एक चीज और आती है कि अगर कौवा प्यासा था, उसको घड़े में पानी थोड़ा सा मिला था, उसकी चोंच अंदर नहीं जा पा रही थी, तो वो किसी तालाब में जाके पी लेता, है ना, तो कहीं और देख लेता, जाके घड़ा रखा है उसमें पी लेता। कुछ बच्चे कहेंगे नहीं, इसमें कंकड़ डालेगा, पानी ऊपर आएगा, इस तरह से कहेगा। कुछ जवाब देंगे, कुछ जवाब देंगे। तो ये क्या है, ये तार्किक शक्ति, वो अपनी तार्किक शक्ति का विकास कर रहे हैं, उनकी तार्किक शक्ति का विकास हो रहा है, उसमें वो निपुण हो रहे हैं। मतलब उनको ये चीज आ गई कि कई तो रास्ते हैं, जैसे कहते नहीं कि घर जाने के लिए 4 रास्ते हैं, तो जरूरी नहीं एक ही रास्ते से और दूसरे भी रास्ते से जा सकते हो। तो इस तरह से बच्चों में क्या होता है, तार्किक शक्ति का विकास होता है। उसके बाद रुचि संबंधी उद्देश्य, तो लेखन के रुचि संबंधी उद्देश्य निम्न है। छात्रों में साहित्य अध्ययन एवं अध्याय स्वाध्याय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, यानी अपने आप से क्या करना है, अपने आप से यानी स्वयं अध्ययन करने में रुचि उत्पन्न करना हो जाता है। छात्रों में अपने भाव विचारों को लेखबद्ध करने की रुचि उत्पन्न करना। अब जब आप लिखना सिखाएंगे तो बच्चे उसमें कुछ ना कुछ फेरबदल करते रहते हैं, और जब वो करते रहते हैं तो उनमें क्या होता है, उनमें एक चीज आ जाती है कि वो अपने आप से लिखने लगते हैं। फिर देखिए कुछ बच्चे तो इतना अच्छा लिख देते हैं, फिर वो आगे चल के क्या बनते हैं, वो लेखक बन जाते हैं। और आपने देखा होगा कि सबके बस की नहीं होती, जो लेखक होते हैं वो कितना अच्छा, एक पॉइंट उनको मिल जाए कि इस टॉपिक पे हमें लिखना है, फिर वो इतना अच्छा लिख के दिखा देंगे कि आप सोच ही नहीं सकते, है ना। तो इस तरह से यही तो जो आज के बच्चे हैं वो कल के भावी नागरिक बनते हैं, और जो भावी नागरिक बनते हैं वही देखिए कोई डॉक्टर बनता, कोई इंजीनियर बनता, कोई वकील बनता, कोई बड़ा लेखक बनता, कोई बड़ा चित्रकार बनता है। तो इस तरह से हो जाते हैं। उसके बाद अभिवृत्ति संबंधी उद्देश्य, छात्रों में भाषण एवं साहित्य के प्रति आदर एवं स्थायी भाव बनाना और उनकी सृजनात्मक शक्तियों का विकास कर उन्हें भौतिक रचना करने की ओर प्रवर्तक करना। उसके बाद छात्रों को समाज, देश, जाति और धर्म के प्रति संवेदनशील बनाना हो जाता है। उसके बाद लेखन अभ्यास के सोपान, तो सोपान देखिए देख लेते हैं कि छात्रों को शुद्ध एवं सुंदर लेखन का अभ्यास निम्न सोपानों द्वारा कराया जाना चाहिए। अब लेखन कैसे, लेखन बच्चों के देखिए कुछ की राइटिंग कितनी अच्छी होती है कि आप देखेंगे अगर उसमें एक आधी गलतियां भी हो जाती हैं तो आप इतना उससे, उसकी राइटिंग से इतना मतलब आपके मन को वो भा जाती है कि अगर एक आधी गलतियां भी हैं तो उसके आप नंबर नहीं काटते हैं। क्यों? क्योंकि बिल्कुल मोती जैसा लिखा है। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो लिखते बहुत अच्छा, उनके पाई मात्रे बहुत अच्छे होते हैं, हर एक चीज का ध्यान रखते हैं, लेकिन लेख नहीं अच्छा होता है। लेकिन कहते नहीं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, पहले जो लिखा होता है उसको आप देखेंगे, उसके बाद जो लिखा है उसको पढ़ेंगे, तो राइटिंग का बहुत ही महत्व होता है। तो इसमें अनुलेख, अनुलिपि देख लेते हैं। अनुलेख का अभिप्राय है किसी लिखावट के पीछे या बाद में लिखना। अनुलिपि अभ्यास पुस्तिका की प्रथम पंक्ति में मोटे एवं सुंदर ढंग से अक्षर, शब्द या वाक्य लिखे होते हैं तथा नीचे की पंक्तियां रिक्त होती हैं। छात्र ऊपर की पंक्तियों में लिखे अक्षरों एवं शब्दों की नकल करके नीचे की पंक्तियों में लिखते हैं। ऊपर की पंक्ति में प्रयोग किए हुए अनुस्वार, हलंत एवं विसर्ग को ठीक वैसे ही लिखने का प्रयत्न करते हैं। ऊपर की पंक्ति में लिखे अक्षरों की भांति सुंदर एवं सुडोल अक्षर एवं मात्राएं बनाने का प्रयास करते हैं। यानी कि क्या है, अनुलेख, सुंदर लेख। बच्चे क्या करते हैं, जैसे नकल करते हैं, है ना, कि आपने जैसा दे दिया एक पंक्ति में, मान लीजिए ये लाइन आपने दे दी, अब बच्चे क्या करते हैं, उसी की नकल करते हैं, बच्चे इसको लिखते हैं वैसे ही बनाने की कोशिश करते हैं, और जब कोशिश करते हैं तो वो सफल भी हो जाते हैं। उसके बाद प्रतिलेख, प्रतिलेख में देख लेते हैं। प्रतिलेख का अर्थ है लिखी हुई सामग्री को ज्यों का त्यों उतारने की क्रिया।
पहले विद्यालय में प्राथमिक स्तर पर प्रतिलेखन का बहुत महत्व था। देखिए पहले की बात नहीं है, सब दिन की बात है, हमेशा की बात है। यहाँ पे अगर हमेशा हो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ऐसा होता है कि बच्चों को कैसे सिखाया जाता है, बच्चों को पहले थोड़ा सा नकल करने के लिए सिखाया जाता है कि इसकी सुलेख लिखो। जब वो सुलेख लिखता है, मतलब देख देख के लिखता है यानी नकल करता है, तो बच्चों से आप रोज़ 10 मिनट 15 मिनट आप इसको ज़रूर कराएं। जब आप कराएंगे तो बच्चों में राइटिंग बहुत अच्छी हो जाती है, उनकी स्पीड भी अच्छी हो जाती है, लेखन का लिखने की आदत भी हो जाती है ना। और राइटिंग तो वो अपने आप अच्छी हो ही जाती है, क्योंकि कहते नहीं है कि जब रोज़ उसी की प्रैक्टिस की जाएगी, रोज़ प्रैक्टिस की जाएगी तो सफलता तो मिलेगी ही, यानी राइटिंग तो अच्छी होगी ही, है ना। तो यहाँ पे ये नहीं था कि पहले की बात नहीं, अभी भी आप लेख सुधारना है बच्चों को तो आप इसी तरीके से वर्क करा सकते हैं, और वर्क कराया भी ऐसे ही जाता है। अब देखिए, छात्रों की प्रतिदिन अपनी पुस्तक से किसी अंश का प्रतिलेखन करने को कहा जाता था, नहीं कहा जाता है, ठीक है ना, कहा जाता है। इसी प्रकार शिक्षक द्वारा अनिवार्य संस्कृत के अंशों का लेखन छात्रों द्वारा अवश्य कराया जाना चाहिए। प्रतिलिपि करते समय छात्रों को अक्षरों तथा शब्दों की बनावट, अक्षरों तथा शब्दों के बीच की दूरी, विराम चिन्ह, शिरोरेखा, अनुस्वार, अनुनासिक आदि का ध्यान रखने का निर्देश देना चाहिए। जैसे आपने बच्चे को लेख सिखा दिया, राइटिंग उसकी बहुत अच्छी हो गई, लेकिन उसने क्या किया, ना तो उसने शिरोरेखा का ध्यान रखा। शिरोरेखा आप लोग अच्छे से जानते हैं किसको कहते हैं। मान लीजिए जैसे आपने कुछ लिखा, जैसे आपने नायरा लिखा और ऊपर ये लाइन लिखी, इसको क्या कहते हैं, शिरोरेखा। अब इसमें आपने कॉमा लगाया, अल्प विराम लगाया, अर्ध विराम लगाया, है ना, जहाँ पे जैसा पूर्ण विराम, क्वेश्चन मार्क, ये सब आपके हो जाते हैं। अनुनासिक, अनुनासिक जो चांद बनता है, अनुस्वार मतलब एक बिंदी होती है, विसर्ग मतलब 2 बिंदियां होती। जब तक आप इन सब चीज़ों के बारे में बच्चों को नहीं बताएंगे तब तक उनकी हिंदी कैसे सही होगी, क्योंकि देखिए राइटिंग के साथ में इन सब चीज़ों का ध्यान भी बहुत ज़रूरी हो जाता है, ठीक है ना। अब देखिए श्रुतलेख, श्रुतलेख आप लोग अच्छे से परिचित हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड सेमेस्टर में आप लोग पढ़ चुके हैं। श्रुतलेख का अर्थ होता है सुनकर लिखना, यानी इमला, है ना। तो क्या है, इसमें अध्यापक बोलते जाते हैं तथा छात्र तेज गति से लिखते जाते हैं। जब बालक अनुलेख तथा प्रतिलेख में कुशलता प्राप्त कर ले तभी श्रुतलेख का अभ्यास करना चाहिए। यानी अनुलेख और श्रुतलेख, अनुलेख यानी कि जैसे कोई चीज़ अध्यापक ऊपर ऐसे लिख देता है और बच्चे यहाँ पे उसी को उतारते हैं। फिर क्या हो जाता है, अनुलेख हो जाता है। और प्रतिलेख जैसे थोड़ा सा पार्ट दे दिया और आप इसको लिखो, रोज का रोज थोड़ा सा पार्ट दे दिया और आप इसको लिखो। जब इसमें बच्चा महारत हासिल कर लेता है तब आपको क्या करना चाहिए, तब श्रुतलेख का अभ्यास कराना चाहिए। क्यों, क्योंकि देखिए बच्चे ने राइटिंग भी सही कर ली, उसको ज्ञान भी हो गया कहाँ पे पूर्ण विराम, कहाँ पे अर्ध विराम, कहाँ पे प्रश्न चिन्ह, कहाँ पे अनुस्वार, कहाँ पे अनुनासिक, सब लिखना है। और स्वर कौन होते हैं, व्यंजन कौन होते हैं, छोटी ई की मात्रा कौन होती, बड़ी ई की मात्रा कौन होती, ये सब बच्चे सीख गए। अब जब बच्चों ने ये सब सीख लिया तो अब जब आप बोलेंगे, मान लीजिए आपने इमली बोली, तो बच्चे को पता है कि छोटी ई, माँ और ला में बड़ी की मात्रा इमली होती है ना। और जब उसने पहले देखिए अनुलेख और प्रतिलेख किया ही नहीं है, तो उसने जब अभ्यास नहीं किया है तो उसको नहीं पता है कि ये बड़ी की मात्रा है और छोटी ई और माँ और ला और बड़ी की मात्रा लगा के तो इमली बन जाता है। तो इस तरह से क्या होता है, तो फिर आप इमला बोलें, यानी श्रुतलेख आप कराएं, आप बोलें और बच्चे लिखें, ये हो जाता है यहाँ पे। उसके बाद देख लिए शिक्षक छात्र के लेखन का परीक्षण भी श्रुतलेख के माध्यम से कर सकते हैं। यानी कि अध्यापक ये परीक्षण कर सकते हैं कि बच्चों को कितना ज्ञान हुआ है। जब आप लिखा के देखेंगे, यानी आप बोलेंगे और बच्चे लिखेंगे, तो अध्यापक समझ जाते हैं कितने बच्चों को समझ में आया, कितने बच्चों को समझ में नहीं आया। फिर से तो हमें नहीं चीज़ों को रिपीट करना है, क्योंकि आपका काम ये है कि बच्चों को आया कितना, आपने कितना बताया, इससे मतलब नहीं होता है, बच्चों ने सीखा कितना है।
और आपने कितना टाइम दिया इससे भी मतलब नहीं होता है, आपने कितना बताया इससे भी मतलब नहीं होता है, बच्चों ने कितना सीखा उससे मतलब होता है। फिर से आप चीज़ों को रिपीट करें और बच्चों को आप बताएं, यही चीज़ हो जाती है ना। तो इससे जब परीक्षण करेंगे तभी तो पता चलेगा किन बच्चों को आया, किन बच्चों को नहीं आया। जिनको नहीं आया आप फिर से क्लास में आप बता दें, बच्चे समझ जाएंगे और उसके बाद आप आगे बढ़ें, है ना। थोड़ा सा फिर से अपना आगे सिलेबस बढ़ाएं। फिर उसके बाद अनिवार्य संस्कृत विषय का परीक्षण भी श्रुतलेख के माध्यम से कर सकते हैं। अनिवार्य संस्कृत विषय का श्रुतलेख कराते समय छात्रों को हलंत, अनुस्वार, विसर्ग, विभक्तियां एवं कारक आदि पर ध्यान देने के लिए भी निर्देश देना चाहिए। देखिए वही चीज़ कि बच्चों को ये कहना चाहिए कि यहाँ पे पूर्ण विराम लगता है, थोड़ा सा ज़्यादा ठहराव होता है तो पूर्ण विराम लगता है, कम ठहराव होता है, सांस लेने के लिए ठहराव किया जाता है तो कहीं पे अल्प विराम की आवश्यकता होती है, कहीं पे अर्ध विराम की आवश्यकता होती है। जब कोई प्रश्न पूछ रहा होता है तो प्रश्न चिन्ह की आवश्यकता होती है। कोई वर्ड नाक से निकल रहा है तो उसके लिए अनुस्वार का, और अगर ज़्यादा जैसे कि मान लीजिए चांद लिखना है तो वहाँ पे अनुनासिक का प्रयोग करना है। तो इस तरह से आप बच्चों को बता सकते हैं। उसके बाद उपसर्ग और प्रत्यय पे तो बहुत ज़्यादा हम लोगों ने डिस्कस किया है, ठीक है ना, फर्स्ट में भी, सेकेंड में भी, थर्ड में भी। लेकिन फिर से हम करते हैं डिस्कस। देखिए उपसर्ग मतलब होता है आगे, छोटा ऊ और इसमें आप आ मिला दें, छोटा ऊ और आ, तो ये आपका आगे हो जाता है, ठीक है। और प्रत्यय भी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो प्रत्यय पास से प्रत्यय और पास से पीछे हो जाता है। बस आप इतना ध्यान रखें, आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। जो आगे जोड़े जाते हैं उनको उपसर्ग कहते हैं, जो पीछे जोड़े जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। तो समझ लेते हैं हम। उपसर्ग दो शब्दों से उत्पन्न है, उप प्लस सर्ग। उप का अर्थ है समीप होता है एवं सर्ग का अर्थ है सृष्टि करना, अर्थात ऐसे शब्द या शब्दखंड जो किसी शब्द से पूर्व जुड़कर नए शब्दों की रचना कर देते हैं उन्हें उपसर्ग कहा जाता है। इस प्रकार उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो किसी शब्द के पूर्व में आकर विशिष्ट अर्थ का प्रतिपादन करते हैं। यानी देखिए सरल भाषा में आप समझ लें कि उपसर्ग उन्हें कहते हैं जो आगे यानी कि पहले, किसी शब्द से पहले आकर शब्द को क्या करते हैं, उनको बदल देते हैं। जैसे अभी प्लस मुख तो क्या हो जाता है, अभिमुख। इसमें क्या लगा, उपसर्ग मतलब आगे। अब प्र आगे लगाया और उसके बाद हार तो क्या हो गया, परहार हो गया। आ तो आ लगाया और हार तो हार में आ आगे लगाया तो आहार हो गया, और हार में सम आगे लगाया तो संहार हो गया, और हार में वि आगे लगाया तो विहार हो गया। तो इस तरह से जो देखिए आगे लगते हैं उनको क्या कहते हैं, उनको उपसर्ग कहते हैं। यानी उपयुक्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि मुख शब्द का अर्थ अंग विशेष है, किंतु इसमें अभी उपसर्ग जोड़ दिया जाए तो शब्द बनेगा अभिमुख, जिसका अर्थ होगा सामने की ओर। हार शब्द में प्र, आ, वि तथा परी उपसर्ग लगाकर परहार, आहार, संहार तथा विहार शब्द बनते हैं। अब फ्रेंड्स देखिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रत्यय के बारे में जानेंगे, और जबकि थोड़ा सा हम लोगों ने डिस्कस भी कर लिया है कि उपसर्ग मतलब आगे और प्रत्यय मतलब पीछे होता है, ठीक है ना। आप इसी तरह से चीज़ों को याद किया कीजिए ट्रिक वाइज, क्योंकि ट्रिक वाइज चीज़ें जब याद की जाती है ना तो इसमें क्या होता है, माइंड में चीज़ें सेट हो जाती हैं, और जब सेट हो जाती हैं तो कितनी भी कन्फ्यूजन का क्वेश्चन आ जाए आप कन्फ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि आपको पता है प्रत्यय मतलब पास से पीछे। तो जो अगर पीछे वर्ड लगा है तो मतलब वे प्रत्यय है, और आगे लगा है तो उपसर्ग हो जाता है। तो फ्रेंड्स आज यहीं तक। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें।